हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार में। दोस्तों, ये लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का सेट 2 टर्म 2 का सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। सब्जेक्ट जो है मैथ्स है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग सेट 1 भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो सेट 1 आप नहीं देखे तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी आपको मिल जाएगा सेट 1 भी, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो बनाने का तरीका एकदम हूबहू सब्जेक्टिव टाइप में बना के दिए एकदम कॉपी में, एकदम कैसे आपको एग्जाम में लिखना है उस तरह से भी आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर मारते गए हैं, आंसर देते गए हैं। आपको इसी तरह से आंसर लिखना है आप कहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं वो और आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 1 बोलता है कि एक चतुर्भुज की तीन कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री। तो चौथा कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीन कोण दिया हुआ है, चौथा कोण हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा डिफिनेशन से? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो सभी को कौन ए मान लिए, कौन बी मान लिए, कौन सी मान लिया, कौन डी। अगला जो कौन डी था उसको निकालना था। तो हम लोग तीन कोण का मान पता है, चौथा कोण आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री जब होता है तो सभी को जोड़ देंगे, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस कौन डी। इसमें तो कोई क्वेश्चन, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री होता है, बाकी सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। उसके बाद जो डी का मान नहीं है उसको रहने दीजिए। उसके बाद 360 बगल में कर दीजिए। उसके बाद सभी को जोड़ के 290 होता है, प्लस में कौन डी कर दिए बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो जब डी को निकालेंगे तो इसको उधर करना पड़ेगा। तो 290 घटाएंगे 70 डिग्री आएगा। तो हमारा जो चौथा कोण निकल गया वह था 70 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब हर सेट में दे रहा है, तो मतलब एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि आकृति में यदि कोण ए ओ बी 60 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, ए ओ बी जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और साथ ही साथ ए सी बी निकालना है। यहाँ पर जो ऊपर वाला एंगल है ये निकालना है। हम लोग का थ्योरम में पढ़े हैं और उसमें बताया गया है कि जो इस तरह का जब भी कंडीशन रहता है, नीचे वाला जब एंगल होता है उसका आधा होता है, ऊपर वाला एंगल होता है, ठीक है। उसका आधा होता है तो नीचे कितना 60 डिग्री, तो ऊपर में कितना होना चाहिए? तो उसका आधा होना चाहिए 30। तो हम लोग डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं, तो हम लोग को तो डिफिनेशन से काम करना पड़ेगा, मतलब से क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम से। तो थ्योरम क्या बोलता है कि जो नीचे वाला जो एंगल होता है उसका दो, मतलब क्या होता है, मतलब आधा गुना होता है इसका, ठीक है। देखिए, ये आधा होता है किसका, इसका नीचे वाला का। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं कि क्या होता है कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है उस क्या किसका डबल होता है, दोगुना होता है ए सी बी का, इसके एंगल का दोगुना होता है। तो हम लोग ये वो भी दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए एक बार। उसके बाद दो को इधर कर दीजिए तो आराम से भाग लग जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसी भी का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमेशा दोनों सेट में पूछा रहेगा, आगे चांस है कि एग्जाम में ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। तो 90 डिग्री का आराम से हम लोग बहुत ही सिंपल है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। बोल रहा है कि दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। प्रारंभिक कोण पर यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक एक लाइन खींचिए और उस लाइन रेखा में प्रारंभिक जो बिंदु है ए लिए हैं और अंतिम बिंदु बी लिए हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु 90 डिग्री बहुत ही सिंपल है। एक आइए आप एक पहले प्रकार की सहायता से एकदम पूरा एक निश्चित फिक्स माप ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको एक चाप काटिए से पूरा अर्ध गोला वृत्त के जैसा, है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना, वही चाप से, वही मतलब डिस्टेंस से आपको एक यहाँ पर पॉइंट रख के, अब यहाँ पर इसे काटिएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट रख के आगे काटिएगा आगे, ठीक है। तो एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री बनता है, फिर एक बार और काटते हैं तो 120 डिग्री बनता है। जब 120 और 60 के बीच में फिर काटिएगा तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर खींच देना है। यहाँ से पॉइंट रख के इधर की काटिएगा, यहाँ से पॉइंट रख के इधर काटिएगा तो हो जाएगा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना था, बस इतना काम कीजिएगा, हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया निकालने बोल रहा है किसका, त्रिभुज का। पाइथा कौन सा प्रमेय से, तो हेरोन सूत्र से, ठीक है। साइड, त्रिभुज का साइड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले से क्या होता है, अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ता है। अर्ध परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। एस बराबर क्या होता है, A B C/2, मतलब तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, क्या होता है 6 सेंटीमीटर निकलता है। उसके बाद आराम से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये और इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो ये क्वेश्चन को आराम से आप टच कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो √, इसको डाल दीजिए, फिर एस का मान यहाँ पर बैठाइए 6 माइनस 6 3, फिर 6 माइनस 4 6 माइनस 5, जो दिया था मतलब साइड, उस साइड को यहाँ पर भरते जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 6 यहाँ बचा, फिर 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 4 2 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद ऐसा तोड़ दीजिए कि सबको क्या हो जाए, कुछ कुछ कॉमन निकल जाए। तो यहाँ पर 6 को 2 गुना 3 में तोड़ दिया, 3 तो 3 ही रहेगा, टूटेगा नहीं। उसके बाद देखें कौन कौन मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, दो दो जगह है, और 3 3 दो जगह है। तो जो 2 जगह रहेगा उसको एक बार करके बाहर में लिखना है, तो लिख दिए। उसके बाद एक का तो रूट एक ही रहता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, इसलिए स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं का जो है उसका माध्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम 5 प्राकृतिक, तो बहुत बच्चे क्या करेगा कि संख्या दिया नहीं था, माध्य कैसे निकालेंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसको पकड़ना है। इस सेंटेंस को बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती है वह 1 से स्टार्ट होता है, 1 से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि 5 ही संख्या लेना है शुरू से। तो 5 संख्या शुरू से लेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया शुरू से 5 अंक। तो 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। इसको क्या करना है, माध्य निकालना। माध्य निकालने का संख्या का जो फॉर्मूला होता है परीक्षणों का योग। तो परीक्षण का योग, जो परीक्षण हमारा का 5 निकला, 1 2 3 4 5, उसको जोड़ दीजिए, फिर जितना संख्या उसको भाग दीजिए। तो 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ दिए। उसके बाद 5 संख्या था इसलिए 5 से भाग दे दिए। उसके बाद 15/5 हो गया, 3 आ गया आंसर। आराम से निकाल सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोल रहा है कि देखिए संख्या दिया हुआ है, उसका बहुलक निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुलक भी। तो देखिए बहुलक में क्या होता है कि 2 3 4 3 5 3 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या कीजिए, आरोही क्रम में आप सजा लीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए 1 2 2 3 3 3 3 4 5, इससे आपको स्पष्ट पता चलता है कि सजाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छे तरह से आंसर, कभी होता है कि बच्चा गलती से अगर कोई 3 बार कोई 4 बार रिपीट किया, उसमें अगर ध्यान नहीं बैठा तो किसी एक को लिख देता है। तो यहाँ पर बहुलक एक और बहुलक और एक्स्ट्रा इसके अलावा भी आ सकता है। अगर दो किसी और सिमिलर, यहाँ पर 2 2 अगर 4 बार रहता है, अगर 3 3 भी 4 बार रहता है, दोनों को लिखना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन एक ही 3 है जो क्या है, ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन को ही बहुलक बोलते हैं, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है कि एक ही ठो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब जितना बार ऐसे मान लो 2 2 2 है, 3 3 3 है, 2 बार है, यही दोनों रिपीट किया 2 2 बार, तो ये दोनों को लिखेंगे 2 और 3 कोमा करके, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 7 नंबर में। बोला कि देखिए एक महिला खिलाड़ी है, वो बोल रही, वो मतलब क्या करती है कि बल्लेबाजी खेली, तो उसमें 30 गेंद वो खेली, उसमें से 6 बार क्या करती, चौका मारती है। अपने 30 बॉल खेली, उसमें से 6 बॉल चौका मारती है। तो चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 30 बॉल खेले तो कुल परिणाम उसका 30 हो गया। जब 30 हो गया तो उसको चौका मारे 6 गेंद में, तो 6 गेंद में, तो 6 गेंद के मारने की प्रायिकता ज्ञात करना बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रायिकता निकालेंगे चौका मारने की। तो चौका कितने गेंदों में मारी है, तो चौका मारी है तो चौका मारी है 6 गेंद में। 6 गेंद में तो कितना हो गया, 30 में से 6 गेंद में चौका मारी है, तो हो जाएगा 6/30 हो जाएगा। टोटल कुल परिणाम नीचे हो जाएगा, अनुकूल परिणाम ऊपर में हो जाएगा। तो जिसका निकालना है उसको देखेंगे वो कितना बार रिपीटेशन हुआ है, वो हुआ है 6 बार। तो 6 बार चौका लगा है, तो 30। अगर चौका नहीं मारने की बोलता, तो देखिए चौका नहीं मारने की अगर क्वेश्चन पूछ देता तो हम लोग क्या करते हैं, 30 में से 6 चौका लगा दे, तो कितना नहीं लगाया, 24 ठो नहीं लगाया हुआ चौका, तो 24/30 होता है चौका नहीं मारने का, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 7 तक तो थोड़ा हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आराम से बना लिया। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, वहाँ से आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा होता है तो परेशानी, तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। वही क्वेश्चन को आपको ज़्यादा रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, नहीं तो सब क्वेश्चन के चक्कर में जो क्वेश्चन नहीं बनाना है उसको भी क्या कीजिएगा, नहीं बन रहा है उसको भी मेहनत कर रहे हैं। आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान में रख के बनाना है कि कौन सा क्वेश्चन हम टच करेंगे कि आराम से बन जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक सर्वांगसम चतुर्भुज है, उसके विकर्ण खींचे AC, उस जो AC खींचने पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप टच कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। बनाने का तरीका यही है कि दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, जो दो त्रिभुजों में बांट दिया है। तो सिद्ध करना है कि ABC, देखिए नीचे तरफ ABC एक त्रिभुज बना रहा है, ऊपर तरफ ये बना रहा है ACD बना रहा है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, आपस में सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं क्या क्या बराबर है और नहीं है, उसके बाद हम लोग आराम से बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए पर तुलना किए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में क्या क्या है, एक एंगल बराबर हो रहा है एकांतर कोण के माध्यम से। देखिए एक एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है कि BCA और ये इसका एंगल बना रहा है CAD, या तो DAC भी कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। ये एकांतर कोण बन रहा है, मतलब जेड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर हो गया। तो CACA मतलब AC और AC क्या है, दोनों अभिनिष्ठ है। ये भी हो गया BAC। अब BAC मतलब यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल, ऊपर वाला एंगल क्या भी है, ये भी बराबर है। देखिए ध्यान से, अब इधर वाला भी एंगल क्या है, एकांतर कोण से बराबर है। तो ये भी तो समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो इसका एकांतर कोण भी बराबर होगा। तो ये भी क्या है, बराबर है। तो इससे हम लोग तीन ही चीज़ चाहिए, तीन प्रॉपर्टी अगर हमारे पास आ गया तो तीन ही गुण से हम लोग बोल सकते हैं कि ASA सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है क्या क्या दिया है इसमें, बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार या बराबर आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल के में बराबर क्या होता है, होते हैं। ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है, तो BC आधार है। यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा AD के मध्य बिंदु पर स्थित। देखिए BC और AD के मध्य बिंदु पर स्थित है कि नहीं है। अब यहाँ पर बोला कि सिद्ध करना है कि देखिए क्या क्या सिद्ध कीजिएगा। सो देखिए एरिया त्रिभुज ABC कहाँ पर, ABC ये त्रिभुज एक है और दूसरा त्रिभुज है DBC ये त्रिभुज है, दोनों क्या है, बराबर है एरिया में। ठीक है, इसको बताना है। तो हम लोग जो जानते हैं डिफिनेशन, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है। तो रचना करना है कि CA समांतर BA खींचे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हम रचना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं CA, कहाँ पर CA है, CA जो है इसके समांतर क्या खींचे हैं, एक रचना की है। ठीक है, देखिए किधर चल गया, CE समांतर BA, CE है ना। देखिए CE जो समांतर एक खींचे हैं किसके, BA के समांतर। ये तो त्रिभुज में था, लाइन था, इसी के समांतर हम लोग इधर बढ़ाएं, डॉट डॉट करके भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो इधर वाला बढ़ा दिए, इधर आगे बढ़ा दिए। अब आगे वाला जो बढ़ाए थे, ये जो बढ़ाए हैं DC इधर बढ़ा दिए। ठीक है, ऊपर तरफ ये भी डॉट करके आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बताएं कि CD जो समांतर है BF का। ठीक है, ये भी बना सकते हैं आप। ठीक है, BF समांतर CD खींचे, दोनों का समांतर खींच दिए। देखिए जो जिसका इसका लाइन हो सकता था उसी से खींचे, इसका समांतर इधर खींचे और इसका समांतर इधर खींचे हैं। ठीक है, ये रचना किए हैं। अब यही रचना के माध्यम से हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रमाण हमारे पास मिले। ये थोड़ा सा याद रखना है कि रचना से कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज दो समांतर चतुर्भुज हमारे पास मिल गए, ABCD एक और FBCD। देखिए यहाँ पर ABCD एक मिला है, FBC ये मिला है। ठीक है, ये दो चतुर्भुज हमारे पास मिला है। दोनों चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। रचना से रचना की तब हम लोग को मिला। चूंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है ABCE और तथा FBCD एक ही आधार BC पर बना हुआ है। ये दोनों अगर चतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास क्या बना हुआ, एक ही आधार BC पर बना हुआ है ना। तो जब एक ही आधार BC पर बना हुआ है और क्या हुआ है कि BC पर बना हुआ है और एक ही आधार BC, हाँ ठीक है, तो एरिया त्रिभुज क्या हो, एरिया चतुर्भुज हो जाएगा, ABCE हो जाएगा और FBCD हो जाएगा। ABC और FBCD, ABC किधर है, ABCE यहाँ पर देखिए, A हो गया, B हो गया और C हो गया, E हो गया, एक चतुर्भुज हो गया FBCD। ये जो चतुर्भुज बना है वो दोनों का अगर देखें, ये नीचे वाला बेस आधार तो एक ही आधार पर बना हुआ है।
तो हम लोग जानते हैं कि जब एक ही तरफ बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग का प्रमेय से ही पता चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि लेकिन समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई का विकर्ण जो है AC है वहाँ पर। और दूसरा में क्या है कि एरिया त्रिभुज ABC बन जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा ACE बराबर हाफ। इसको आधा बढ़िया से लिख लेना है वहाँ पर फिगर के माध्यम से। इसी प्रकार एक और बनता है विकर्ण, जब बनता है एरिया त्रिभुज DBC बराबर हाफ FBCD होता है। ठीक है, अब समीकरण एक दो तीन तीनों समीकरण से हम लोग बोल सकते हैं जब ये बराबर है, देखिए यहाँ ध्यान से, जब बराबर है यहाँ पर FBCD तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC बराबर DBC हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का प्रूफ हो गया त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 बोलता है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। देखिए इसका जो है कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसी को हम लोग को प्रूफ करके दिखाने बोला है कि जो नीचे का जो एंगल बनता है ना, उसका जो इसका डबल होता है, ऊपर वाला का जो डबल होता है, उसी को हम लोग को दिखाना है करके। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते थे कि यहाँ पर 60 है तो उधर में 30 हो जाएगा, यहाँ पर 90 तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है ये डबल है किससे, इसके ऊपर वाला से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहले लिखना है कुछ दिया हुआ है उसको। PQ जो है एक वृत्त का चाप है। यहाँ पर देखिए PQ जो है वृत्त का क्या है, चाप। यहाँ पर एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पर वृत्त के पॉइंट पर लिए, यहाँ पर क्या एक चाप है जो केंद्र O पर क्या करता है, बना रही अंत कोण बना रही है, POQ बना रही है। ठीक है, देखो केंद्र O पर वृत्त के शेष भाग जो बचे हुए थे बिंदु A तथा बिंदु B पर क्या कर रहे हैं, अंतरित कर रही है। देखिए शेष भाग जो यहाँ पर बचा हुआ था वो भाग यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अंदर में ही अंतरित कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि POQ जो होता है, यहाँ पर जो POQ जो होता है क्या होता है, इसका दोगुना होता है। बस वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रचना करना है कि AO को मिलाकर बिंदु B तक बढ़ाइए। अब AO यहाँ से मिलाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए रचना डॉट डॉट किए हैं, ये सब क्या है, रचना है। सो यहाँ पर बी अंदर तक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर इस लाइन को भी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B तक मिलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है कि एंगल BOQ बराबर क्या बनता है, BOQ क्या हो जाता है, BOQ ये। और हाफ एंगल की बात करें तो हाफ एंगल जो बनता है वो किसके इसके योग से बनता है। देखिए BOQ जो बन रहा है OAQ प्लस AQO। OAQ कहाँ पर है, OAQ प्लस OQB। जैसे अगर हम लोग पढ़े हैं कि एक त्रिभुज में से अगर ये बाह्य कोण होता है उसके जो के बराबर होता है, ये दोनों का अपोजिट एंगल के बराबर होता है ना। देखिए हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज कंडीशन में कि अगर ये कोण बाहर में है तो उसके जो बराबर होता है, ये दोनों अपोजिट एंगल जो एंगल रहेगा उसके एंगल की क्या होगा, बाहर बाकी वो जो दो बचे एंगल होते हैं वो दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल देखिएगा ये इधर वाला एंगल, दाहिना तरफ वाला एंगल, अरे उधर चल गया, इधर वाला एंगल, तो इधर वाला एंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि बाह्य कोण एंगल बन रहा है इस त्रिभुज का, बन रहा है ना, छोटा वाला त्रिभुज का। तो ये दोनों एंगल को ऊपर ऊपर वाला जोड़ेंगे तो हमारा इस बाह्य एंगल के बराबर होगा। उसी तरह से इधर भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये एंगल और ये एंगल की जोड़ के बराबर होगा ये बाहर वाला एंगल। ठीक है, इस तरह से काम करना है। अब यहाँ पर वही काम किए, दो बार एंगल किए, एक ठो एंगल लिए हैं उसके, देखिए यहाँ पर त्रिभुज के अभियुक्त बाह्य कोण उसके दो अंतः कोणों के बराबर होता है, लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर OAQ जो है उसमें क्या क्या बराबर होता है, OA बराबर OQ बराबर है और एंगल भी बराबर दो है। ठीक है, पर में से, और BOQ बराबर क्या होता है, BOQ बराबर 2AQ होता है। देखो यहाँ पर BOQ यहाँ पर है, BOQ जो होता है वो आधा है किसका, इसका पूरे का POQ का है। तो POQ का देखो आधा, ये बीच में जब कटेगा तो इसको दो बराबर भाग में बटेगा तो इसका डबल हो जाएगा, POQ का दो गुना हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा जब दो गुना है POQ, तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर BOQ को दो गुना है AOQ का। इसी प्रकार BOP है, तो अब हम लोग BOP पर तरफ भी देख सकते हैं। BOP कहाँ पर है, तो इधर अपोजिट साइड में BOP, इधर वाला हम बोले थे कि इधर वाला भी बराबर जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार से इधर भी करना था। तो इधर भी क्या, इसमें हम लोग उतना सॉल्व नहीं किए, इसको डायरेक्ट हम लोग इसी प्रकार में लगा करके लिख दिए हैं। तो ये भी क्या होता है, डबल होता है।
अब हम लोग उसी को लिख दिए, 2 गुना क्या होता है BOP जो होता है 2 गुना AOP के बराबर होता है। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, जोड़ दिए। तो हम इधर भी लेफ्ट तरफ जोड़े, राइट तरफ जोड़ दिए। देखिए बाएं तरफ वाला जोड़ दिए, दाएं तरफ वाला जोड़ दिए, तो क्या बन गया, POQ बन गया। दोनों का हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो बड़ा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर फिगर से बराबर बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इधर वाला जोड़ दिए, इधर वाला जोड़ दिए, तो बड़ा वाला बन गया ना, तो वही वाला बड़ा लिख दिए। उसके बाद हम लोग दाहिना तरफ फिर रहने दिए। देखिए यहाँ पर ये बराबर है, दोनों बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब OAP और OAQ मिल करके PEQ बना देता है फिगर से, ठीक है। उसके बाद यही हम लोग को दिखाना था, तो आराम से यही बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हो गया हमारा, क्या बोलता है, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अंतरित कोण ज्ञात करने का मतलब हो गया कि देखिए एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है, जीवा कौन है, PQ है। यहाँ पर देखिए PQ जीवा खींचे हैं, तो जीवा जो खींचे हैं उसमें 2 त्रिज्या लगा दिए हैं, तो त्रिज्या के बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कौन अंतरित कर रहा है, तो कौन ऐसे ही चाप पर कट रहा है, ऐसे ही कट रहा है, तो यहाँ पर एक कौन बना रहा है कि नहीं। अब उस कौन की बोल रहा है कि देखिए कौन क्या है, अंतरित कौन ज्ञात कीजिए। वह कौन क्या होगा, वही कौन का ज्ञात करना है, ठीक है, इधर वाला कौन। तो जो हम लोग मानते हैं, पहले देखिए माना PQ क्या है, एक जीवा है, PQ एक खींच जीवा। उसके बाद OP और OQ को मिलाया, OP और OQ को मिलाया के सेंटर से, ठीक है। उसके बाद ये तीनों आपस में बराबर है, क्योंकि चाप बराबर त्रिज्या था, तो हमारे पास तीनों चीज़ बराबर हो गया। त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब OPQ यहाँ पर जो है तीनों क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो सबका प्रतीक कोण कितना होगा, 60-60 का। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री होता है। तो हमारे पास यार फिगर से नहीं पता चलता कि समबाहु, लेकिन है ये क्या है, एक्चुअली में समबाहु त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 60 डिग्री बन गया। अब जब एंगल ऊपर में 60 डिग्री बन गया, सभी एंगल ए भी एंगल तीनों एंगल 60 डिग्री बन गया है, तो आगे क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, चाप PBQ वृत्त के केंद्र पर, जो PBQ जो है वृत्त के केंद्र पर क्या बनाता है, PBQ ये जो एंगल है यहाँ पर वो बना रहा है। देखिए इधर इसके एंगल के बाह्य कोण से, देखिए यहाँ पर अगर बाहर के कोण देखते हैं, अंदर की जो 60 है, अंदर की वो 60 है, तो बाहर में कितना बना रहा है, 360 टोटल एक पॉइंट पर बनता है। तो 360 में 60 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 300 डिग्री बनेगा। देखो वही घटा दिए हम लोग, बाहर तरफ का एंगल POQ जब बाहर से निकालेंगे, तो हमारा जो होता है ये सब प्रमेय में है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है कहाँ कहाँ से घटाते रहे, ये सब प्रमेय के आधार पर देख रहे हैं कि जो इसका जो अंदर का एंगल होता है PBQ का, इधर इसके बाह्य एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बाह्य का एंगल जब POQ ऊपर तरफ से निकालेंगे तो नीचे वाला घटाना पड़ेगा। तो एक बिंदु के चारों तरफ से अगर एक सर्कल क्या बनाता है, 360 का बनाता है, तो 360 में 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 300 डिग्री। तो POQ बाहर तरफ से बाह्य POQ प्रतिवर्ती कोण जिसको बोलते हैं, वह 300 डिग्री का कोण बनाया। तथा यहाँ पर PBQ जो है वो क्या वृत्त की लघु चाप पर बनाती है, ठीक है, नीचे तरफ बनाता है। जब PBQ जो है वो PBQ हाफ POQ का है, किसका है, POQ का हाफ है, 1/2 कौन POQ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जो आधा होता है, ये जो PBQ जो बन रहा है ऊपर में जो कोण बनता है बाहर तरफ से, उसका आधा बनता है। जैसे कि हम लोग एक फिगर में देखे थे कि अंदर तरफ वाला बनता है, लेकिन ये बाहर वाला का कंडीशन है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि इसका जो एंगल बनता है वो ऊपर वाला एंगल का जस्ट बनता है आधा। तो ऊपर में 300 बना है, तो 300 का आधा कर देंगे, 150 हो जाएगा। तो 150 देखिए 300 का आधा 150 हुआ ना, तो 150 नीचे का जो एंगल बनाता है वह 150 डिग्री का बनाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला कि एक कक्षा में 9 क्या है विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया हुआ है, उसकी आंकड़ों का माध्यक निकालिए। माध्यक आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखना है माध्यक की छोटा में बनेगा कि बड़ा में बनेगा। तो माध्यक की क्या 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, 145, 149, 150, 147, 152, 154 और सॉरी 144 और 148 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता है कि इसका माध्यक निकालिए। तो माध्यक हम लोग पहले
आरोही क्रम में पहले सजाइए, उसके बाद निकालने का प्रयास करेंगे। तो 124 को सजा दिए पूरा आरोही क्रम में। अब गिनेंगे कितना ठो होता है, तो यहाँ पर गिनने पर मिलता है 9 ठो। कितना मिलता है? 9 ठो मिलता है। अगर 10 मिलता तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि नहीं, थोड़ा सा और लंबा जाता है। 2 संख्या निकलता है, उसके बाद दोनों को जोड़ के फिर से 2 से भाग देना पड़ता है, तब निकलता है उसके बीच की माध्यक। तो यहाँ पर 1 निकलता है आराम से। 9 जब रहेगा तो सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 वहाँ पद। तो यहाँ पर n+2 वहाँ पद जो कौन जाएगा, देखिए n के यहाँ पर 9 बैठाएंगे। 9 को कहाँ से आया, तो सभी को गिनिए। यहाँ पर 9 ठो है तो 9 गिन बैठा दिए। 9+1 10 हो गया, 10/2 5वां पद हो गया। तो 5वां पद में क्या है, गिनिए 1 2 3 4 5, 149 हो गया है कि नहीं। तो 149 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, 13 में 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने की निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। 2 चित्त 105 बार आता है, एक चित्त 275 बार आता है, कोई चित्त नहीं आता है उसका 120 बार है कि नहीं। तो इस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी का प्रायिकता का एक एक करके निकालिए। 2 चित्त आने की, एक चित्त आने की, कोई चित्त नहीं आने की। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता का निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम की बात होता है। तो जो कुल परिणाम पहले कितने देखना, कितना है, 500 बार उछाला गया टोटल। तो हमारा कुल परिणाम नीचे 500 फिक्स हो गया। ऊपर में पूछ रहा है तो ऊपर में हम लोग आराम से लिखते जाएंगे। प्रायिकता निकालने बोला है कि 2 चित्त आने की, कितना बार आया, 2 चित्त 105 बार आया है। तो उसको 105 को ऊपर में लिख देना है, अनुकूल परिणाम हो गया, और कुल परिणामों की संख्या नीचे हो गया। तो अनुकूल परिणाम 105 हो गया, मतलब 2 चित्त आया है इसमें। टेल एक को नहीं पूछा है, खाली चित्त का पूछा है कि नहीं, मतलब हेड चित्त और पट होता है ना। तो चित्त का 2 चित्त कितना बार आया, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 105/500। तो 21 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0.21 हो जाएगा इसका आंसर। और 0 और 1 के बीच में आ गया तो आंसर सही है। और एक चित्त आया इसमें, एक चित्त मतलब एक पट आया होगा, तो एक चित्त कहीं पूछ रहा है। तो 275 बार आया है एक चित्त, एक चित्त। तो 275/500, 55/100 बराबर क्या हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा आंसर इसका। तीसरा बोला है कि कोई चित्त नहीं है, कोई चित्त नहीं, तो 120 बार आया है कोई चित्त नहीं, मतलब उसमें क्या आ गया, पट आ गया। तो चित्त हम लोग पूछा था, तो पूछ देगा कि पट आने की पूछेगा तो भी वही आंसर लिखेंगे, 2 नंबर पट आया होगा। तो कोई चित्त नहीं आने के 120 बार, तो चित्त एक बार नहीं आया 120 बार, तो 120 बटा क्या जाएगा, 50 हो जाएगा। तो काटने पर 6/25 आएगा। तो आंसर अगर काटना है तो ठीक है ना, पॉइंट में दीजिए आंसर, नहीं तो यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। 14 आराम से क्या है, 14 में देखिए लड़कों की संख्या है यहाँ पर, परिवारों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या जो है, 2 लड़कों वाले संख्याओं की परिवार कितना है, 135 है। एक लड़का जिसके घर में है उतना परिवारों की संख्या है 675 है। और 0 परिवार वालों की संख्या कितना है, 190 है। ठीक है। अब कुल जो परिवार यहाँ पर है 1000 है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रायिकता निकाली कि 2 लड़का हो, एक लड़का हो और कोई लड़का ना हो, सभी का मतलब निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आराम से सबसे छोटा तरीके से निकाल सकते हैं। प्रायिकता निकालिए उसका, तो पूरा लिख सकते हैं, प्रायिकता 2 लड़का हो, उसके बाद अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा देखिए क्या हो रहा है, सो पी जो है 2 लड़का हो, तो 2 लड़का यहाँ पर है, कहीं ऊपर में लड़कों की संख्या लिखा हुआ है, 2 लड़कों वाले 135 परिवार है, तो 135 परिवार को ऐसा नहीं कि 2/1000 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 2 लड़का वाले परिवारों की संख्या क्या पूछ रहा है, तो परिवार की संख्या 135 है, 135/1000 तो हो जाएगा 0.135 ही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हम लोग पॉइंट में आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा में बोला कि एक लड़का हो, तो एक लड़का वाला 675 है, 675/1000 हो गया, तो 0.675 हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। बोले कि कोई लड़का नहीं हो, तो कोई लड़का नहीं हो तो 190 परिवार है, तो 190 परिवार का देखिए यहाँ पर ध्यान से 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 0.19 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल। प्रायिकता तो सबसे बेस्ट है कि नहीं। अब देखिए फिर सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करने वाला है थोड़ा माथा पीछी करता है, थोड़ा बढ़िया बढ़िया से इसको क्या करना है, तैयारी कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें बोल रहा है, चल गया जी, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये बोल रहा है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला कि त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो गुजर रहा है लाइन, वो क्या करता है, अगले समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस तरह से फिगर बनेगा, दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज जो है उसके मध्य बिंदु AB से होकर के EF जो कटता है, और BC का जो खींची गई, मतलब एक L रेखा खींची गई। ठीक है। अब यहाँ पर BC के समांतर है, देखो ये BC है, उसके समांतर खींचा गया है ना L रेखा। अब तथा AC को F तक प्रतिच्छेद करता है। AC को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, F तक। देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी अपने तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मेरा ही लैंग्वेज रहेगा। सिद्ध करना है यहाँ पर
कि ए एफ बराबर सी एफ है। ए एफ बराबर क्या, ए एफ बराबर होता है सी एफ। यहाँ पर जो काटा है ना दोनों आपस में तो मध्य पर काटा है, इसलिए दोनों का बराबर बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रचना खींचे बी एम समांतर सी एम खींचे हैं, और सॉरी ए बी समांतर सी एम, ए बी जो खींचे हैं समांतर सी एम के। अब ए बी जो है इसके समांतर यहाँ पर इधर भी खींचे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको एम ले लिए सी एम, ठीक है। अब यहाँ पर जब काटे तो ये पूरी त्रिभुज सा बन गया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो जो जो प्रमाण है उस प्रमाण को लिखो, ए ई बराबर बी ई है, ए बराबर बी, इधर वाला दिया हुआ देखिए, इधर वाला दिया हुआ है बराबर है, इधर वाला पूछ रहा है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि ए बी समांतर सी एम है, ए बी जो है वो किसके समांतर है, सी एम के समांतर है। और साथ ही साथ अगला क्या है, और ई एफ समांतर बी सी है, ई एफ जो है वो समांतर इसका है बी सी का है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। जब दोनों एक दूसरे के समांतर है तो बी सी डी ई जो है एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है आराम से। तो वही बोल रहा है कि बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, आराम से यहाँ पर लिख देना है कि बी ई समांतर बराबर हो जाएगा सी, देखिए जब समांतर तो बराबर हो जाएगा, बी बराबर सी डी हो जाएगा, और ए बराबर ए ई बराबर, अच्छा ये छूट गया, ए बराबर हो जाएगा, किधर चल गया, ए ई बराबर हो जाएगा, देखिए कहाँ पर चल गया, बी ई समान बराबर है सी डी का, बी ई देखो यहाँ पर बी ई बराबर है किसका, सी डी का। तो ए ई जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, अच्छा उल्टा लिखा गया है यहाँ पर देखिए। अब जब ए समांतर इसका है तो बी सी समांतर ई एफ हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा कि नहीं, बी सी बराबर ई एफ उल्टा लिखा गया यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर बोला कि त्रिभुज ए सी ए ई एफ कहाँ पर है, ए ई ऊपर में त्रिभुज बन रहा है, ए ई एफ बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, सी डी एफ। तो इसमें एंगल बराबर है एकांतर कोण से, देखिए ये एकांतर कोण से बन रहा है, एकांतर कोण कहाँ से बन रहा है, तो देखिए एक एकांतर कोण ऐसे बन रहा है, एक एकांतर कोण ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है आराम से, एक कोण और एक कोण बराबर होगा। अब यहीं पर बात कर रहा है। अब दूसरा एकांतर कोण ऐसे बन रहा है कि नहीं, तो यही बन गया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए तो ये क्या बन रहा है, बोल रहा है कि ए ई बराबर सी डी है, ए ई बराबर सी डी, ए ई बराबर हो जाएगा सी डी, ये बोझा क्या है, बराबर है। तो एस लगा देना है और कुछ नहीं करना है, ए एस ये सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बराबर सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी एफ हो जाएगा। तो ए एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उसका सी पी सी टी तो फिर यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो फिर बाय सीपीसीटी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक समलंब है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर क्या है, सी डी है, तो डी सी है, उसके विकर्ण ए सी और बी डी का परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया जो है वह ए ओ डी का बराबर है दूसरा एरिया त्रिभुज बी ओ सी का, ठीक है। ए ओ डी जो बराबर है किसका, बी ओ सी का। यहाँ पर देखिए ए ओ डी, इस त्रिभुज ए का क्षेत्रफल जो बराबर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसको दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, समलंब क्या है, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, जिसमें ए बी क्या है, समांतर है डी सी का, ए बी समांतर डी सी का है। विकर्ण ए सी और बी डी है, ए सी और क्या है, बी डी है, दोनों है, प्रतिच्छेद ओ में कर रही है। ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको लिख देना है। उसके बाद सिद्ध करना क्या है कि एरिया त्रिभुज ए ओ डी बराबर क्या है, बी ओ सी है, इधर वाला जो टिक लगाए है कि नहीं। अब यहाँ पर प्रमाण जो है, प्रमाण बोल रहा है कि प्रमाण दीजिए कि क्या है कि त्रिभुज ए सी डी हम लोग जब बनाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखना है कि दोनों त्रिभुज का जो है आधार एक ही पर बना हुआ है, डी सी पर है कि नहीं। अगर हम लोग पास ए सी डी लेते हैं, ए सी डी ये त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसमें, है कि नहीं। जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो वही अलग एक दो त्रिभुज लेंगे
और उसमें देखेंगे क्या होता है कि दोनों त्रिभुज बना हुआ है, DC एक ही आधार पर बना हुआ है ना, तो उसका एरिया आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। बना हुआ है तो एरिया त्रिभुज ACD बराबर है एरिया त्रिभुज BCD का। देखिए हम लोग पहले इस त्रिभुज में लिए हैं, इस त्रिभुज में लिए हैं, उसको दिखाने की जो आधार है वो क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो उसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, एरिया बराबर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको इसको डिलीट करना है, DOC को क्या करना है, डिलीट करना है। देखिए यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये एरिया एरिया निकलेगा। तो ये वाला हटाना पड़ेगा, तो DOC को हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। दोनों तरफ COD घटाने पर, जब दोनों तरफ घटाते हैं, इधर भी घटाएंगे इधर भी घटाएंगे, तो कट के फिर वही ना होगा। तो घटा दें दोनों तरफ, घटाने पर हमारे पास वो एरिया बच जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल था। पहले हम लोग क्या किए, दोनों को बराबर करते हैं एरिया में, बड़ा वाला का ये वाला बड़ा और ये वाला बड़ा, ठीक है। उसके बाद जो बीच में था इसको हटा दिए, तो हटा दिए, दोनों तरफ हटा दिए, तब ना हटा। तो घटाने पर हट गया, तो हट गया तो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, 18 में बोलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 में बोला कि एक त्रिभुजाकार भूखंड है जिसके भुजाओं का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है कि 3:5:7, जिसका परिमाप भी दिया हुआ है 300 मीटर। तो उसका भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, उसी से क्वेश्चन है, हेरोन सूत्र से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3:5:7 के अनुपात में तो हम लोग पहले उसका भुजा मानते हैं, तो x से लेकर के बनाएंगे। तो 3x 5x और 7x मान लिए। उसके बाद दिया हुआ त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। अब तो फिर मीटर, जिसमें मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर हो गया। अब देखो परिमाप दिया है, तो परिमाप से हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि परिमाप होगा क्या है, सभी भुजाओं का जोड़ देंगे। जैसे त्रिभुज है तो सभी साइड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप हमारा तीनों को जोड़ दीजिए, 3x 5x 7x, तो हमारे 15x बराबर 300, तो x बराबर हमारा निकल जाएगा 20। उसके बाद क्या करना है, ए का मान निकालना है, बी का मान, सी का मान निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग कहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो हमारा पास ABC जब भुजा निकल जाएगा तभी ना हम लोग बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो हो जाएगा ABC/2 हो जाएगा, 300/2 मतलब 150 हो जाएगा, है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, S × S - A S - B S - C में। तो S तो हमको पता है 150, 150 - 60, 150 - 100, 150 - 140। अब यहाँ पर 150 यहाँ पर घटाएंगे तो 90 बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 50, यहाँ पर घटेगा तो 10 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 150 को हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे, 150 तोड़ेंगे, फिर देखिए 15 को तोड़ दे, 15 × 10 करेंगे 150 हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 × 10 150 हो जाएगा। क्या कि 10 इसलिए तोड़ेंगे कि 10 यहाँ पर है, तो ऐसा रूप में तोड़ेंगे कि आराम से हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं, बड़ा बड़ा संख्या को भी। तो देखिए छोटा छोटा करें तो दो दो से तो फिर थोड़ा और भी लॉन्ग हो जाएगा, तो थोड़ा छांट और भी थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब 90 को 9 × 3 कर सकते हैं, 9 × 10 90 होता है, तो 9 को 3 × 3 करके 10 लिख सकते हैं। और दूसरा 50 को भी 5 × 10 करके लिख दिए, और फिर 10 को भी 1 × 10 करनी है। उसको जो जो मिल था उसको बाहर निकालेंगे, लगभग सभी मिल गया था, केवल एक 3 एक्स्ट्रा आ गया था, 1 2 3, 3 ठो था, 2 ठो निकलेगा ना बाहर, एक ही ठो। तो फिर आराम से 3 अंदर में रह गया, तो हो जाएगा, या इसको गुना करके लिख दिए 1500√103 मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है यहाँ पर 19 नंबर बोलता है कि एक संख्या बारम दिया, बहुत सारे आंकड़ा दिया है, उस आंकड़ा का बारंबारता बटन सारणी बताना है दोस्तों। तो पाँच पाँच का अंतराल लेना है, तो यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 0 से 5 तक का कितना संख्या आया है, तो यहाँ पर 10 ठो आया, तो 10 ठो का यहाँ पर मिलान से लिख देना है। इस तरह से 5 हम जानते हैं कि 4 ये से खींचेंगे और 5 से काट देते हैं, कि नहीं। इस तरह से 10 तो 5 2 ठो बनेगा, यहाँ पर 5 10 से तो उससे 13 ठो है, तो 13 ठो यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 से 15 तो इसको भी बना देंगे, इसके बाद इसको भी बनाएंगे, तो इसी तरह बना के छोड़ देना है, कि नहीं। खाली बारंबारता पर निशान नहीं बनाना था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, तो 17 हम लोग छोड़ दिए थे, है कि नहीं। तो 17 नंबर में क्या बोल रहा था कि ABC की रचना करना है, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर रहेगा, और कौन B बनेगा 75 डिग्री का, और AB + AC जो होगा 13 सेंटीमीटर बनेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे सिंपल हम थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बनेगा तो ठीक है, तो फिर इसको अलग वीडियो में सभी कंस्ट्रक्शन का एक अलग वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे लाइन है जो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर खींच दिए। उसके बाद B पर बनाना है 75 डिग्री, तो यहाँ पर ऐसे एंगल पर बनाना पड़ेगा, ऐसे चाप काटना पड़ेगा, यहाँ पर 60 बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 120, यहाँ पर फिर 90 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसे डॉट कर लेंगे इसे से। उसके बाद 90 से फिर यहाँ पर 60 के बीच में फिर 15 डिग्री लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसे काटना पड़ेगा, तब जो बनेगा हमारा 75 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। क्या कि हमारा पास कितना 60 और 15 चाहिए था ना, तो एक चाप में 60 निकलता है, फिर 90 का आधा कीजिएगा तो उसमें 30 का अंतर होता है, तो 15 निकलेगा, 15 फिर 75 हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर से देखिए एक पूरा खींच देना है।
अब दोनों का जोड़ ए बी प्लस ए सी, ये 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से एक प्रकार लेंगे, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर जहाँ पर होगा वहाँ पर काट देंगे, ठीक है, ऐसे काट देंगे। उसके बाद जो काटने के बाद यहाँ से सीधे मिला दीजिए ऐसे यहाँ पर सी तक, ठीक है। इतना काम तीसरा स्टेप करना है। मिलाने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, हम बताते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना कॉपी में बनाते जाइएगा। अब इसको क्या करना है कि जो तीसरा जो लाइन खींचते हैं उसको हम लोग समद्वि भाजित करते हैं। अब यहाँ से ला के एक थोड़ा सा आधा से ज़्यादा पॉइंट लेंगे, लगभग इतना इतना माप का। अब यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, इधर भी काटेंगे, ठीक है, ताकि अलग कलर से भी दिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से पॉइंट रख के ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, फिर ये यहाँ पर भी पॉइंट रख के एक ऐसे काटेंगे और फिर ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिलेगा ऐसे से, फिर मिलेगा, फिर इसे मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद जो यहाँ पर कटेगा वहाँ से आपको एक लाइन खींच देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो एक त्रिभुज बन जाएगा। यही त्रिभुज अगर नापिएगा यहाँ वाला इधर और इधर नापिएगा तो हमारे पास दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, इसको ए मानिएगा, इसको बी, इसको सी हो जाएगा। उसके बाद 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अगर 13 तो इधर 6 निकलेगा, तो इधर उसी तरह से अलग अलग, मतलब दोनों का जोड़ होना चाहिए केवल 13, ठीक है। तो वही निकालना था यहाँ पर। तो आराम से इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर पहले एक और साथ वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, सेट 3 करके आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है।